स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। क्या हम एक ऐसे डेमोग्राफिक डिजास्टर की ओर बढ़ रहे हैं जहां आज की खुशहाली की कीमत हम आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को गिरवी रखकर बना रहे हैं, या फिर हम एक ऐसे वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं जो अपने निर्माताओं को उनके बुढ़ापे में बाजार की अनिश्चितताओं के भरोसे छोड़कर अपने बुनियादी सामाजिक ढांचे से पलटने का प्रयास कर रहा है। संसद में सरकार से यह प्रश्न विपक्ष ने पूछा, कई सांसदों ने पूछा कि ओपीएस पर आपका फाइनल स्टैंड क्या है, और वित्त राज्य मंत्री ने अपने लिखित जवाब में स्पष्टतः कहा नो। मतलब सरकार का ओपीएस लाने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में यह केवल एक बजट की बात नहीं है, यह बात है भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ साथ फिस्कल सर्वाइवल के बीच चल रहे महासंग्राम की। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन शोर से दूर समझने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी क्या है, और ओपीएस क्या वास्तव में एक फिस्कल टाइम बम है या फिर यह एक मॉरल इंपरेटिव है। तो समझने का प्रयास करते हैं इसको विभिन्न नजरियों से। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ओपीएस की संरचना क्या है। ओपीएस की जो संरचना है वो दरअसल एक अनफंडेड पे एज यू गो मॉडल पर बनी हुई है। यह मॉडल है ओपीएस का। इसके अंतर्गत क्या होता है, तकनीकी भाषा में अगर हम कहें तो इसको डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम कहते हैं। यहां कर्मचारी का अपना खुद का कोई योगदान नहीं होता, उसका पेंशन सीधे देश के कंसोलिडेटेड फंड से आती है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो आज के युवा टैक्स पेयर्स का पैसा आज के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बन जाता है। यह मॉडल बहुत शानदार काम करता है, लेकिन तब तक शानदार काम करता है जब तक काम करने वाली आबादी बड़ी हो और रिटायर्ड आबादी छोटी हो। लेकिन जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, यह मॉडल इंटरजेनरेशनल इनइक्विटी का शिकार हो जाता है और साथ ही साथ एक ऐसा बोझ बन जाता है जो बढ़ता तो जा रहा होता है लेकिन इसके लिए कोई पैसा रिजर्व नहीं होता और अब पेमेंट एक बर्डन बनने लगता है। तो सवाल उठता है कि अगर ओपीएस से हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी तो ओपीएस को इतना आगे क्यों बढ़ाया गया, और ओपीएस अगर इतनी डिग्निफाइड थी तो इसे 2004 में खत्म क्यों किया गया। तो जवाब है सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस का। 1990 के दशक के अंत तक सरकार का पेंशन बिल बेकाबू हो चुका था। कई राज्यों की स्थिति ऐसी थी कि उनके कुल राजस्व का 60% हिस्सा केवल सैलरी और पेंशन में चला जा रहा था। इस अर्थशास्त्र को फिस्कल क्राउडिंग आउट कहा जाता है। यानी जब सरकार का सारा पैसा वेतन और पेंशन में चला जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए 2004 में लाया गया न्यू पेंशन स्कीम। यह न्यू पेंशन स्कीम मार्केट लिंक्ड मॉडल था जिसमें फिक्स लायबिलिटीज सरकार की कम हो रही थी, लेकिन यहीं से कर्मचारियों और सरकार के बीच में शुरू होता है ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए, सरकार ने साफ साफ मना क्यों किया यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार जब भी मना कर रही है तो उसके पीछे के लॉजिक्स को जानना भी जरूरी है। इसके पीछे आरबीआई और वर्ल्ड बैंक की कड़ी चेतावनियां हैं। आरबीआई ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि अगर सभी स्टेट वापस ओपीएस पर चले गए, ओल्ड पेंशन स्कीम पर चले गए, तो यह राजकोषीय आत्महत्या के समान होगा, फिस्कल सुसाइड हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र ने एक बीच का रास्ता अपनाया और उन्होंने यूपीएस को स्पष्टतः अपना लिया। यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकार का तर्क स्पष्ट है, हम राजकोषीय अनुशासन की बलि चढ़ा करके पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या फिस्कल डिसिप्लिन केवल कर्मचारियों की पेंशन काट करके ही आएगा या फिर सिस्टम में मौजूद अन्य लीकेजेस को भी सरकार देखना चाहेगी। तो कहानी के दूसरा पहलू की शुरुआत भी इसी बिंदु से होती है।
वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982 में एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा था कि पेंशन इज नॉट अ बाउंटी और अ ग्रेस, इट इज अ डिफर्ड वेज। यानी कि पेंशन कोई दान नहीं है, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों के रोके हुए वेतन का हिस्सा है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वास्तव में जब सरकार एनपीएस जैसी स्थितियां लागू करती है, और यह मुद्रास्फीति की स्थितियों में क्या होता है, एनपीएस का कॉर्पस छोटा पड़ने लगता है। एक सरकारी कर्मचारी जिसने 35 साल तक स्थिर वेतन पर देश की सेवा प्रदान की हो, बुढ़ापे में उसे बाजार की सट्टेबाजी के भरोसे छोड़ देना, कहां की नैतिकता है, कहां का वेलफेयर स्टेट है, और क्या यह वेलफेयर स्टेट की नैतिक विफलता नहीं है? और यहां बहस बन जाती है इकोनॉमी बनाम एम्पैथी की। और यही बहस के कारण हमें बार बार देखना पड़ता है कि सरकार पर दबाव बनता है, और सरकार ने इसी दबाव को कम करने के लिए यूपीएस स्कीम लॉन्च की थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की थी। अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से देखें, 2004 में एनपीएस शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हुए। 2022-23 में कई सारे राज्यों ने इस पर बैक एक्शन लेते हुए ओपीएस लागू कर दिया, जहां से उनकी जो फिस्कल प्रूडेंस थी और जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उस पर क्वेश्चन भी उठने लगे। 2024 में चुनाव के जस्ट पहले सरकार ने यूपीएस लॉन्च किया और कहा कि यह एक हाइब्रिड मॉडल होगा, जहां पर एनपीएस के मार्केट रिस्क और ओपीएस के फिक्स्ड गारंटी के बीच का एक हाइब्रिड रोल तैयार किया जाएगा। इसलिए यहां पर यह समझना जरूरी है कि सरकार में इन दोनों के लिए एक नया मॉडल शुरू किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। अभी यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सरकार वास्तव में अपने एक्टोरियल प्रूडेंस के साथ साथ वेलफेयर कमिटमेंट के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। अगर हम यूपीएससी के नजरिए से देखें तो यहां 4 बड़े कॉन्सेप्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं: फिस्कल फेडरलिज्म का, पॉपुलिज्म वर्सेस प्रूडेंस का, वेलफेयर वर्सेस डेवलपमेंट का, और इंटरजेनरेशनल इक्विटी का। इन 4 टॉपिक्स को आप यूपीएससी के सिलेबस से इस एक टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर निष्कर्ष में कहा जाए तो निष्कर्ष क्या है? सत्य यह है कि अर्थशास्त्र के पास दिमाग है, लेकिन शायद दिल नहीं है। राजनीति के पास दिल है, लेकिन अक्सर बजट नहीं होता। आर्थिक रूप से ओपीएस वर्तमान ढांचे में असुरक्षित नजर आती है, लेकिन सामाजिक रूप से रिटायरमेंट सुरक्षा को नजरअंदाज करना भी एक पॉलिसी फेल्योर ही माना जाएगा। सरकार का फाइनल स्टैंड यह संदेश देता है कि भारत अब भावनाओं से ऊपर उठकर आर्थिक स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है और आर्थिक स्थायित्व को अपना प्राइमरी फोकस बना रहा है। लेकिन क्या एक उभरती हुई महाशक्ति अपने निर्माताओं को वह डिग्निटी नहीं दे सकती जिसके वे हकदार हैं? संसद में बहस खत्म हो सकती है, लेकिन यह सवाल हर दफ्तर में, हर घर में जिंदा रहेगा। आपकी भी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पढ़ते रहिए, विश्लेषण करते रहिए। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। यहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे अपडेट्स भी। इसके बाद जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027 या 2028 के लिए, उनके फाउंडेशन बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे यहाँ 18 दिसंबर से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कंप्लीट P2I बैच होंगे, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच होंगे, जिसमें बेसिक और फाउंडेशन से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक, इंटरव्यू तक की सारी तैयारी कराई जाएगी, अलॉन्ग विद द स्टडी मटेरियल जो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड होगा, डेली क्लासेस जो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड होंगे, एक मेंटोर दिया जाएगा जो आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपके साथ रहेगा और आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ इस समय यह जानने के लिए बहुत जरूरी है कि इस समय फाइनल माइल सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत 18 दिसंबर तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 2027 और 2028 के बैच पर बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। और यह डिस्काउंट एक एडिशनल तौर पर आपको मिल रहा है। इसमें क्या करना होगा कि इसमें आपको एक पीके लाइव कोड लगाना होगा। जब आप कोर्स परचेज करने जाएंगे तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा।
आपको यह डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में आप जानना चाहते होंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनको क्लिक करके इसकी डिटेल्स दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट या ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी इनके डिटेल्स प्लस डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं आप। तो देर मत कीजिए, अगर आपको यूपीएससी का सपना देखा है और यूपीएससी प्राप्त के सपने को साकार करना है तो जुड़िए हमारे साथ प्रतिज्ञा प्लस बैच में, जो P2I कोर्स है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।